बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर शो गपशप और मैं हूं आपकी होस्ट सलवीना आगा। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूं अनम गौहर। And my name is Yunus Khan and I'm a rock star. ओके कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल फिट, बिल्कुल फिट। मुझे बताएं आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है? बहुत अच्छी है। आज जब हम स्टूडियो में आ रहे थे, इंडिविजुअल से पूछता हूँ, कोई ऐसी यूनिक चीज आपने ऑब्जर्व की हो यू वांट टू शेयर, स्टार्टिंग फ्रॉम सना? मैं अभी तक आपके सवाल में गुम हूँ और ये सोच रही हूँ कि कौन सी चीज के मुताबिक आप पूछ रहे हैं। रास्ते में आप आ रही थी? अच्छा, रास्ते पर स्टूडियो में अभी जहाँ बैठे हैं वो कहाँ? रास्ते में फ्रॉम योर हाउस टू द स्टूडियो। ठीक है, आपने कोई चीज ऑब्जर्व की? जी, एक चीज जो मैं आपको बताऊंगी, ट्रैफिक। और हम पर्टिकुलर, बी स्पेसिफिक। ट्रैफिक नोट कोई गाड़ी पर्टिकुलर, कोई बंदा देखा आपने अजीब सा, कोई नहीं देखा? ट्रैफिक देखा, ऑब्जर्वेशन नहीं की, ऑब्जर्व नहीं किया। मैं अपने आप को तैयार करने में लगी यस अलवीना। मैं अपने मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के सो रही थी। एक्चुअली सो रही थी, लेकिन मुंह के ऊपर मैंने कपड़ा डाला हुआ था, मैं आंखें बंद करके लेटी हुई थी। जापानीज टेक्निक। अच्छा, निंजा टेक्निक चल रही है जी अनम। ओके, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं और इन माय ओपिनियन वो यूनिकनेस है उन लोगों की। ऑब्जेक्ट नहीं है, ह्यूमन बीइंग की बात करूंगी। आई सॉ एन ओल्ड मैन और वो मतलब लोगों से जो है वो भीख मांग रहे थे, लेकिन जब मैंने उनको देखा कि एक उससे पहले एक आंटी आई, लेकिन वो बहुत अच्छी, उनका गेटअप था बिल्कुल सही। जैसे होता है ना कि आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना है, तो आप जाके आप काम करें, मेहनत करें, बिला वजह भीख ना मांगे। भीख भी कहा जाता है, अगर कोई मांगने आते तो पहले आप उसको देखें। जैसे अगर कोई माजूर है और अपने लिए नहीं कुछ कमा सकता, मेहनत कर सकता, तो मैं उसको देती हूँ जो मुझे लगता है कि ये डिजर्विंग है, इनका हाथ नहीं है या इनके पैर नहीं है। तो वो जब आंटी आई तो मैंने उनको झिड़क दिया कि भाई आप जाके काम करें, अच्छी खासी हैं आप, तो आप क्यों मांग रही हैं। उसके बाद 2 मिनट बाद फिर एक और ज़ईफ़ से अंकल आए और फिर वो बेचारे, उनका एक बाजू नहीं था, और फिर जब उन्होंने मुझसे मांगा तो फिर मैंने उनको दिया। तो ये मुझे लगा कि वो फिर ना ये लोगों को देखना चाहिए, मतलब कि कौन जो है अगर आपके साथ बुरे से, हाँ डिजर्विंग है, और अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव करे तो किसी वजह से कर रहा है, लेकिन हर उनको नहीं आता इस चीज पे, और वो उसके बाद दूसरी गाड़ी पे, तीसरी, वो यही करती रहती है। चलें आप बताएं अर्शी, क्या ऑब्जर्व? मैं रास्ते में जब आ रही थी तो एक छोटा सा बच्चा था अपनी माँ के साथ और बहुत गर्मी थी। मतलब मैं ड्राइव करते करते मेरी नज़र वहीं पर ही चली गई, मतलब मैं सामने नहीं देख पा रही थी। तो वो बच्चे को जो है वो पानी के साथ मुंह धुला रही थी, सर धुला रही थी, कि मैं वो चीज़ महसूस कर रही थी कि कितनी गर्मी है। तो ये चीज एक अलग से मैंने रोड पर देखी। लेकिन कुछ यूनिक ऑब्जर्वेशन आपकी जरूर है। ऑब्जर्वेशन मेरा तो ये ट्रेड ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल मैं ऑब्जर्व नहीं करता, बट एक चीज ऐसी साइन देखा मैंने, जी, वो दिमाग में रह गया जी, कि रिहायशी इलाका है, यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है जी। अच्छा, ये गवर्नमेंट रूल तो नहीं है, ये सोसाइटी रूल है, ठीक है। तो वैसे ही मैं सोच रहा था इसके बारे में कि क्या हो सकता है, तो फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के रूल्स तो पता है हमें, स्ट्रीट लाइट नहीं तोड़नी, ठीक है, आपने डकैती नहीं मारनी, आपने क्राइम कमिट नहीं करना, ये इंटरनेशनल रूल है, गवर्नमेंट के मतलब पाकिस्तान में रियासत के रूल्स है ना, हम फॉलो कर रहे हैं। अब जो एक सोसाइटी अपने रूल्स बनाती है, ये रिहायशी इलाका है, यहाँ हॉर्न नहीं बजा सकते, ये दीवार है, ठीक है। तो आप लोगों से पूछना चाहता हूँ इंडिविजुअली जल्दी से कि अगर आप उस स्टेज पे होते, इंशाल्लाह अल्लाह आपको इतनी अथॉरिटी दे, पार दे, तो आप कौन सा सोसाइटी का रूल बनाते जो कि गवर्नमेंट की बुक्स में नहीं है, जो हमारी रूल बुक में नहीं है, टू केटर और सेफगार्ड योर कम्युनिटी? कचरे का करती। और ये जो हॉर्न वाली आपने बात कही, ये इंटरनेशनली होता है। और इवन जो चले इंटरनेशनली तो हम बहुत दूर चले गए, हम इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं, तो वहां से भी जब कोई कराची में आते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि कराची में बहुत बुरा कल्चर है ये ड्राइविंग का, जिसमें आप हर सेकंड बाद हॉर्न बजाते हैं, गली में हो, कमर्शियल रोड के ऊपर हो, जहाँ पे भी हो। तो ये वैसे इंटरनेशनली ये रूल एप्लीकेबल होता है, वो अलग बात है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं, और जहालत होती है, हर रोड पे आपको पी 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 बिला वजह सुनना पड़ रहा होता है, ये आपको मतलब टॉर्चर हो रहा होता है, ये नॉइज पोल्यूशन का हिस्सा है। तो ये बहुत ही अच्छा है जिस भी सोसाइटी में आपने देखा है, अल्लाह करे पूरे ये गवर्नमेंट इसको रेगुलेशन बना ले, मैं तो कहती हूँ। दूसरा जो हाई बीम के ऊपर होता है वो भी अनफॉर्चुनेटली हमारा वो कोई रूल नहीं है, ये भी होना चाहिए। और दूसरा कचरे वाला जो है मैं वो करती। ये तीसरा हो गया, कचरा क्या करेंगे? नहीं मैं करती कचरे वाला इम्प्लीमेंट, लेकिन मैं कह रही हूँ जो आपने बताया एक वो हॉर्न वाला, वो बहुत अच्छा है। और आई विश के वो भी कर ले हाई बीम वाला। ये बताएं ना, कचरा साफ ऑब्वियसली, कि कचरा ना करे कोई, अगर कोई कचरा करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी, फाइन डायरेक्ट, जो नीचे कचरा फेंक रहा है। वाह वाह, वेरी नाइस। कितना फाइन रखेंगे? इतना फाइन हो कि वो बंदा 5 लाख। 5 लाख? 5 लाख करे ही ना। हाँ चलें, आप बताइए।
पहले तो कचरा सबसे जो मेन फाइन यूनिस देखें, अरेस्ट करवाती, हाँ अरेस्ट करवा दे, हाँ अरेस्ट करवाती कि भाई ये बंदा ये जो है कचरा करता है, हाँ एग्जैक्टली, तो फिर उसके बाद फाइन भी आप लगा सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो पड़ोसी, लेट्स सपोज मेरे जो पड़ोसी हैं बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक लगाते हैं, कभी कभी आप सो रहे होते हैं, आपकी शिफ्ट जो है कभी नाइट होती है डे होती है, तो आप डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, आप नेबर्स का ख्याल नहीं रखते, तो मैं उस पे साउंड पोल्यूशन, यस, क्राइम, सोसाइटी रूल, वेरी बहुत अच्छे बहुत जबरदस्त रूल्स आपने बताए। मैं भी बहुत सारे रूल्स हैं मेरे पास। कितने, 3 बता दूं मैं? आप 100 बताएं, आप ही का शो है सना जी, आप बताइए। 3 देखे इन्होंने बता दिए, तो अगर मैं भी ये बताऊं जरूरी है? मैंने भी ये बताना है, इन्होंने कवर कर लिया ना। बाइक तो नहीं मिलनी, बाइक तो मैं लेके जाऊंगा, बाकी आप अपना डिसाइड कर लें। अच्छा, कचरा जो कि सबसे जरूरी चीज है, सीरियसली उसके ऊपर मैं 2 साल जेल दूंगी सबको, कैद, 2 साल जेल, 2 साल की कैद। ओह माय डिक्टेटर सना, किसी ने भी कचरा फेंका ना, उसको कैद होनी चाहिए। उम्र भर की देने वाली थी, लेकिन चले मैं 2 साल थोड़ा हल्का हाथ रखती हूँ, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा जो मैं बंद करती ना, वो होता कि पार्किंग जो है वो एक ऐसी जगह है, जैसे आपका पार्किंग ग्राउंड बना हुआ है वहीं पर होनी चाहिए, एग्जैक्टली। लेकिन जगह जगह अगर किसी ने गाड़ी खड़ी की या किसी ने बाइक खड़ी की, 5 साल कैद, 5 साल कैद। आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, अगर गाड़ी खड़ी करके उसने कचरा फेंक दिया, 7 साल के लिए अंदर। नहीं, वैसे इसके ऊपर कोई कैद इंटरनेशनल भी होती नहीं, सिर्फ गाड़ी आपका लिफ्ट कर जाते हैं। हाँ ना, इसलिए तो मैंने प्रॉब्लम होती है आपके लिए, पेनल्टी होती है, फाइन नहीं देंगे तो आपको अरेस्ट ही किया जाएगा ना। फाइन भी तो होता है, वो तो हर सजा में आखिरी एक आखिरी होगा कि मतलब जो भी जगह है यहाँ पर जो है वो अगर आपको मुझसे कोई काम है तो आप मुझसे बात करेंगे, गैर जरूरी बात करना बंद। 10 साल कैद जी। मैं तो 17 साल के लिए अंदर हो गया बैठे जी अनम। नंबर 1, ऊंची हॉरिबल टेरिबल आवाजें निकाल के जो गली मोहल्लों में लोग चीजें बेचने के लिए आते हैं, वो बंद कर देंगे। बाजों का टन 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 और उनके बहुत वो लाउड स्पीकर्स पर उन्होंने जो आवाजें रिकॉर्ड की होती हैं, गोलगप्पे वाला इस तरह की दीगर, और या फिर रद्दी वाला हो गया, या जो गली में ये सब करते हैं। बिकॉज समटाइम्स बहुत लोग ऐसे होते हैं, ज़ईफ होते हैं, जो इस चीज से डिस्टर्ब होते हैं, अनॉय करी होती है, और इवन हम भी होते हैं इस चीज से परेशान। मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं तो बहुत होती हूँ। इवन हमारे DHS के बहुत सारे एरियाज है, वहाँ पे नीचे ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और नीचे जो है गाड़ी मरम्मत, इस तरह की बहुत सारी दुकानें बनी हैं और एक के बाद एक मल्टीपल शॉप्स बनी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो लोग ट्रैफिक, जैसे अभी मैं अपना ही बताऊं, ट्रैफिक रूल्स तोड़ देते हैं, उस पर मुझे बहुत ज्यादा एतराज है। इस निजाम को तो सबसे पहले सही होने की जरूरत है, और हर बिल्डिंग के नीचे एक अदद गार्ड तो लाजमी होना चाहिए टू प्रोटेक्ट योर बिल्डिंग। कौन पे करेगा? तो लेकिन आपने जब मुझे इस अथॉरिटी पे दिया तो मेरे पास इससे पैसे भी, वैसे तो ये एक हाइपोथेटिकल कन्वर्सेशन है ना, लोगों से मेंटेनेंस लेंगे और कौन पे करेगा, ठीक है। बट ये हो भी तो नहीं रहा ना, हमने तो एक हाइपोथेटिकल थॉट हम शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरे पास ये पावर्स और ये अथॉरिटीज आती हैं, तो मैं ये 3 मेजर थिंग्स हैं, जो ट्रैफिक और ये जो आवाजों के से लोगों की जिंदगी में जीना मुहाल हुआ है, और साफ सफाई, बेसिक एसेंशियल्स, मैं इन चीजों पे सबसे पहले फोकस करती हूं। जल्दी से बता दें आप। जी जी, मैं बस ये देखिए, मैं कहूंगा देखो, अपना खाओ अपना खाओ, रिलैक्स रहो, ठीक है, बस एक दूसरे को तंग ना करो। मैं तो बस ये कहता हूँ, प्यार मोहब्बत से रहो, रूल्स फॉलो करने करो, नहीं फॉलो करने फिर भी करो, बिकॉज रूल्स तो फॉलो करने, रूल्स बनेंगे, रूल्स बने इसलिए ताकि हम डिसिप्लिन फॉलो कर सकें, और डिसिप्लिन फॉलो करने का मकसद ये होता है, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया, वी कांट ब्रेक द रूल। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस और अपने शो को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जो शायद आपको 2 मिनट सोचने के लिए मजबूर कर दे, क्योंकि उसका जवाब देने के लिए वाकई आपको सोचना पड़ेगा। और ये सवाल मेरा आप सबसे भी है, जितने लोग मुखातिब है हमारा शो देख रहे हैं, क्योंकि सबकी लाइफ में एट सम पॉइंट एक यू टर्न आता है, एक आपका टर्निंग पॉइंट आता है, और इट कुड बी एनीथिंग, लाइक वो इस्लाम से जुड़ा भी हो सकता है, आपके मजहब से जुड़ा भी हो सकता है, आपकी फैमिली से जुड़ा भी हो सकता है, आपकी अपनी जात से, आपके रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, जो कि जिनका दौरानिया कभी बहुत छोटा सा होता है लेकिन आपको चेंज बड़े लंबे अरसे के लिए कर जाता है। तो इस तरह का अगर कोई आपका भी एक्सपीरियंस है, तो वी वुड लव टू नो योर स्टोरीज। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट बिफोर दैट, मैं अपने को होस्ट को एंकर से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों का लाइफ का टर्निंग पॉइंट, अभी रिसेंटली रमजान भी गुजरा है, तो बहुत सारे लोगों का, क्योंकि मेरा इस रमजान का रहा है, बट आई विल शेयर माई स्टोरी इन दैट। बट उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो योर स्टोरीज, कि आप लोगों का कुछ ऐसा है। This is 2022. Yeah, but 21st century. Yeah, I'm not talking about मैं जो 1806 में मेरे साथ ये हुआ, ऐसा तो नहीं बोलूंगा ना। मैं आपको बताता हूँ कि in 2019 I had a small accident. Small नहीं, बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। एंड उसके बाद I realized कि मैं शायद मौत को टच करके आया।
Okay. उससे पहले I was not that you can say कि एक a follower of our religion. Okay. But after 2029 and this is May, right? तो May में I changed because उस टाइम जो रमजान है 10 दिन पीछे जाता रहता है ना, उस टाइम वो रमजान भी आ गया था. तो I still remember कि वो मेरा turning point था कि I came close to our religion. I believe कि I came close to my Allah. ऐसा ही होता है बाज़-औक़ात कि कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा तल्ख़ इंसिडेंट हो जाता है जो आपको आपके गॉड से बहुत ज़्यादा करीब कर देता है. मतलब और या तो फिर आपका कोई बहुत अपना आपसे जब चला जाता है तो या आप बागी हो जाते हो या तो फिर आप अपने आप को फना कर देते हो. मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी कोई ऐसी स्टोरी. मैं अभी जब आपने क्वेश्चन थ्रो किया तो मैं सोच रही थी ऐसा कुछ है तो नहीं, क्योंकि मेरी लाइफ में इतना कोई ड्रास्टिक चेंज आया नहीं. लेकिन जब यूनुस ने ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया तो I thought to connect myself with sort of the experience Yunus. I think you were driving that car. तो फिर मैंने इसलिए सोच लिया, मैंने कहा मैं एटलीस्ट ये बता सकती हूँ क्योंकि वैसा कोई इतना कोई कुछ खास है नहीं. एक छोटी मोटी कोई स्टोरी जिस तरह हम ऑफ एयर बातें करते हैं वो भी. मेरी फैमिली जो है वो ऑलरेडी मतलब माशाल्लाह प्रैक्टिसिंग है, काफ़ी मुस्लिम्स, लेकिन मैं हमेशा से ज़रा सुस्त रही थी फैमिली में. लेकिन कुछ बैक टू बैक एक्सीडेंट्स की वजह से या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से जो बहुत कॉन्स्टेंटली होते रहे और बैक टू बैक होते रहे फॉर कपल ऑफ ईयर्स होते रहे, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा मैं घबरा गई और मैं इसको सीरियस लेने लगी कि जब मेरी फैमिली का मेरे ऊपर प्रेशर होता है कि तुम जो है ठीक से प्रैक्टिस करो, एक नमाज पढ़ती हूँ 2 छोड़ देती हूँ, फिर एक पढ़ती हूँ 2 छोड़ देती हूँ, इस तरह ना करो. तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसको रियलाइज़ किया एंड ऑब्वियसली आई रियलाइज इट वेरी अर्ली. मैंने कोई ये जाके कोई जिस तरह लोग बहुत आगे वाली एज में रियलाइज करते हैं वैसे नहीं किया, बहुत ही अच्छी उम्र में, आई थिंक टीन्स में ही मैंने इसको या 20-21 आई वुड से कि आई रियलाइज इट एंड आई whatever I do, मैं जितना करती हूँ मेरे हिसाब से अभी तक मैं कोशिश करती हूँ अच्छी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनने की. सिर्फ पर्दा हटा दीजिए और बाकी मैं सारी कोशिशें अब तक कर रही हूँ कि मैं अच्छे से कर सकूँ. माशाल्लाह, वंडरफुल जी. और इसके अलावा कुछ खास नहीं. अच्छा, मैं सीरियसली आपने जो सवाल किया है वो मुझे अभी भी तक उसी जो आपने बताया ना यू टर्न के हवाले से, वो अभी तक यू टर्न पर ही मैं वहीं पहुंच गई. 2013 का वो वाकया था, उसी साल में मैं वहीं पर. इमरान खान साहब गिरे थे वो कंटेनर से जी, मुझे बड़ा बुरा लगा था, बहुत ज्यादा बुरा लगा था मुझे. ऐसा कुछ नहीं था. अच्छा ओके. मैं जो बता रही हूँ वो गिरे थे, मैं थोड़ी गिरी थी तो मुझे इतना बुरा लगा. मैंने सिर्फ खबर सुना दी थी और कुछ नहीं किया. लेकिन मैं आपको बताऊँ कि थैंक यू सो मच यूनुस. अच्छा, आप ऑलरेडी न्यूज़ पढ़ रही थी 2013 में? जी. अच्छा. मैं यूनिवर्सिटी में जब पहुंची ना, मतलब मैं जब इंटर मैंने किया था उसके बाद ही मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की थी. वेल ये दूसरा सवाल है, वो दूसरा सवाल आप बताएं. यू टर्न का सवाल की तरफ आती वो ये है कि मैं आपको बताती हूँ कि 2013 की जो बात है, 2013 में मतलब मैं ऐसा मतलब जो लाइफ में होते रहते हैं आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें आप जब दुआ कर रहे होते हैं. अब मैं बहुत दुआ के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, मैं बात करती हूँ कि इंसान की दुआएं कबूल नहीं होती, क्यों नहीं कबूल होती, इस बारे में मैं बहुत बात करती हूँ हमेशा से. लेकिन जो रीज़न है ना, ये इस्लाम के बारे में बात करना या जब भी दुआ की कोई बात होती है तो मैं बहुत संजीदा हो जाती हूँ. उसका रीज़न ये है कि मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है मेरी लाइफ के साथ. वो ये है कि मुझे ऐसा लगता था कि दुआएं कबूल नहीं होती और मतलब नाउज़ुबिल्लाह मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह नहीं है और अल्लाह सुन नहीं रहा. ये इतना बड़ा जो है वो मैं आज खुद बोल रही हूँ, लेकिन सीरियसली मुझे ऐसा फील होता था उस वक्त. तो इसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना बहुत टाइम तक ऐसा किया कि मैंने किसी पे बिलीव नहीं किया. मतलब मैंने इतना पढ़ लिया साइंस के हवाले से भी होते हैं वो, तो आप समझ सकती है ऐसा ही. मैं दिल में इनको बोल रही थी एथीस्ट. तो मुझे ऐसा लगा था कि अल्लाह नहीं है और ये जो दुनिया है वो किसी ना किसी मतलब ये साइंस की वजह से ये दुनिया बनी है. जो हम जब बहुत ज़्यादा साइंस पढ़ते भी है तो हमारे दिमाग में सवाल भी आ जाता है. तो मैं बहुत पढ़ने की वजह से कहीं गुमराह हो रही थी, बहुत ज़्यादा मैंने फील किया. उसके बाद क्या था कि 2013 का जो वाक़या था, मेरे फैमिली ने मुझे कह दिया था कि या तो कलमा पढ़ो या तो मेरे बाबा ने कहा मेरे साथ रिश्ता रखो. तो उस वक्त मैंने कहा कि मैं आपसे रिश्ता तोड़ती हूँ लेकिन कलमा नहीं पढ़ूंगी. आज तक मुझे बड़ी शर्म आती है जब मैं ये बात कह रही हूँ, लेकिन अगर मैं ये बात कह रही हूँ तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे लड़के मुझसे जो है वो अग्री करेंगे इस बात पर कि क्या पता उनकी लाइफ में ऐसा हो. 2013 के वक्त जो है वो जब मेरी तबीयत बिगड़ी थी और अचानक से कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं हुआ था, अचानक से मेरे जिस्म का जो खून है वो बंद हो गया बनना
खून सूखना शुरू हो गया था। तो मैं हॉस्पिटल चली गई। 1 महीना जब हॉस्पिटल में एडमिट थी मैं, उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते, ठीक है, उन्होंने जवाब दे दिया। इसके बाद मेरे बाबा, मुझे आज तक वो याद है, मेरे बाबा मेरे पास आए आईसीयू रूम में, उन्होंने कहा सना कलमा पढ़ो, क्योंकि वो सर्टिफिकेट जो है वो साइन करवाते हैं जिसमें आपका होता है कि अगर ये इसका जो ऑपरेशन है जो भी है उसके बाद इसका इंतकाल हो गया तो उसमें मतलब हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते हॉस्पिटल वाले। तो मेरे बाबा ने जो है वो उस वक्त साइन की थी कि अगर मेरी बेटी को कुछ हो भी गया तो हॉस्पिटल वाले जिम्मेदार नहीं है। तो मुझे याद है मेरे बाबा जब मेरे पास आए थे उन्होंने मुझे कहा था सलना कलमा पढ़ो उस वक्त, और मैंने कहा नहीं मैं कलमा नहीं पढ़ सकती अब्बू, मैं बोल भी नहीं पा रही थी। मैंने कहा अब्बू मैं कलमा नहीं पढ़ूंगी। अब्बा ने कहा तुम्हें अपने बाप की कसम है आज कलमा पढ़ लो। तो मैंने उनको दिखाने के लिए उस वक्त कलमा पढ़ लिया, और जब मैंने कलमा पढ़ा मैं उस वक्त आंखें बंद हुई मेरी, क्योंकि मेरी वो ऑपरेशन था तो मैंने आंखें बंद कर ली। जैसे मैंने आंखें बंद की तो वो इंजेक्शन लगता है जिसमें आपको बेहोश कर लिया जाता है। मैंने जैसे आंखें बंद की तो क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा था हज़रत अब्बास के बारे में, बहुत पढ़ा था सबके बारे में, तो मैंने जैसे आंखें बंद की तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ना करबला पहुंच गई। और करबला पहुंचने के बाद जो है वो जो जंग थी सब कुछ था वो सब मेरे सामने था। और जो एक वक्त था जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है वो नमाज के टाइम पर जो है वो सजदा दे रहे थे और उनको जो है वो कत्ल किया गया था, शहीद किया गया था, और उस वक्त वो नमाज पढ़ रहे थे और मैं वो थी जो अपनी मौत को देखकर भी कलमा नहीं पढ़ रही थी। वो ऐसा हिट हुआ ना मेरे दिल पे कि मैंने जब आंखें खोली ना तो मैंने अल्लाहु अकबर किया, पहला लफ्ज़ वो मैंने दिल से किया था। क्योंकि वो जो मैंने मंजर देखा था वो मैंने आज तक नहीं देखा। फिर मैंने जब हज़रत अब्बास का वो रोज़ा देखा जिसमें हज़रत अब्बास की जो अगर आप लोग देखें ना करबला में जो उनका रोज़ा है, पानी तवाफ़ करता है उनके आसपास पूरा, कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई दरिया नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन पानी उनके आसपास आज तक तवाफ़ कर रहा है। तो अल्लाह नहीं है तो ये सब कैसे है? बेशक, इंडीड। और मैं बात को इसी से एंड करूंगी कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। बेशक, आई जस्ट वांट टू से क्विकली, आपकी बहुत इंस्पिरेशनल थी स्टोरी थी, एंड आई थिंक बहुत सारे लोग जो भी यंग लोग हैं वो थॉट्स रखते हैं ऐसे, एंड मे बी आप इंस्पायर करें। एंड लेट मी टेल यू कि हिदायत जो है ना वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में। बेशक आप जितनी भी कोशिश करें आपको नहीं मिलेगी, और आप बैठे हुए होंगे, आप रोड पे सिर्फ सीधा चल रहे होंगे, हिदायत आ जाएगी। वो जो ख्याल है अल्लाह जो डालता है दिल में, वो अपने चूजन वन को डालता है। He chose you to fulfill his job, to further inspire more people to our religion. ब्रेक का टाइम हो गया है बट इसको हम कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हमने सना की ट्रांसफॉर्मेटिव कहानी सुनी, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे सना के फैंस होंगे। और ये एक सना उम्र ही ऐसी होती है कि बंदा जो है जब अपने सवालों के जवाब नहीं पाता तो वो थोड़ा सा बागी हो जाता है और वो अपने हिसाब से उस मसले को डील करवाता है, और उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। और अगर ऐसे वक्त में जैसे आपके साथ एक कुदरती वाक़या हुआ, हादसा, और आपको फिर हिदायत आई, तो अल्लाह पाक जिसको जब चाहे हिदायत देता है। यू टर्न भी कहने को तो एक बहाना है, आने को हिदायत किसी भी वक्त शायद लेटे लेटे आपके बिस्तर पे एक लम्हे में भी आ जाती है। तो लाजमी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही बड़ा सा एक हादसा होगा और उसके बाद आपकी शख्सियत में कोई ड्रास्टिक चेंज आएगा। ये सिर्फ समझने की बात होती है। लेकिन जैसे जैसे मुझे लगता है कि इंसान बड़ा होता जाता है उसको ऑटोमेटिकली उसके लिए सारे जो हैं चीज़ें आसान होती जाती हैं। वो एक कश्मकश होती है ना, वो सुलझती चली जाती है। थोड़ा उम्र का भी उसमें है खेल। आप बताएं उर्शिया, मेरा टॉपिक काफ़ी तवील हो गया है लेकिन उर्शिया रह गई है तो मैं बायस नहीं होंगी, मैं इनको भी मौका दूंगी। ये बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, एक्चुअल में कोई यू टर्न नहीं था, लाइफ चेंज होना नहीं, यूनेस लाइफ चेंज होने की बात करूंगी मैं, कि जब आप बचपन में होते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा फैंटेसीज में रहती है। एग्जैक्टली कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है, हर चीज का एक्सप्लोजर आपकी लाइफ में आता रहता है और आप ग्रैब करते रहते हैं, ख्वाब मरते रहते हैं। हाँ, तो मैं अपने बचपन की बात बताऊंगी कि मेरा बचपन ऐसा गुजरा कि जब मैं 12 साल की थी और मेरे जब वालिद साहब की डेथ हुई तो एक्चुअल में लोगों का पता चला कि आपका कौन अपना है और कौन पराया है। ठीक है, एंड इनफैक्ट ऐसा हो गया था कि कहना तो नहीं चाहिए कि अपनों ने ही जो है वो कहते हैं ना कि आपको बहुत दूर कर दिया, कि शायद खाना पीना और ये भी सब चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी हमारे लिए। कि जी, जैसे कि अक्सर होता है ना कि घर में किसी की डेथ हो जाए ना
तो हर कोई बंदा कर्ज वाला आ जाता है कि जी वो तो फलां कर्ज जो था वो हमारा इन्होंने लिया हुआ था, फलां कर्ज जो था हमारा देना था। ऐसे काफी सारे लोगों ने हमें बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं ना परेशान किया कि जी ऐसा ऐसा था, और उन्होंने गलत जो है वो प्रूफ लेकर आए हमारे पास कि जी हमारे इतना कर्ज देने वाला था, हमारा ये कर्ज करने वाला था। बट खैर वो एक ऐसी चीज है कि जब आप उस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं तो फैमिली जो होती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। मगर मेरी फैमिली टूट गई, मतलब बहन भाई होते हैं ना कि आपको ऐसा लग रहा होता है कि नहीं बस अपनी अपनी कश्तियां पकड़नी है और खुद ही सवार होते जाना है। तो उसमें मैं और मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर रह गए थे, तो वो हमने टाइम बहुत वर्स जो है वो गुजारा था। बट उस टाइम का जो यू टर्न कह सकते हैं आप कि यू टर्न मेरे अल्लाह ताला के साथ जो है वो बहुत अच्छा कनेक्ट हो गया था। वाह। तो मतलब आप कहते हैं ना कि जब आपके घर में माँ बाप होते हैं तो कहते हैं कि जी माँ बाप आपको हर ख्वाहिश पूरी करके देते हैं। जैसे कि सना ने भी कहा कि मैं थोड़ा सा हटी हुई थी जी, तो आप लोग ये कह रहे थे कि जी हमारे जो सारे काम है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माँ बाप करते हैं। अल्लाह ताला तो कहीं ना कहीं आपके साथ होते ही होते हैं। जी। मगर जब वो चीज़ें नहीं रहती हैं आपकी लाइफ में तो फिर आपको एक्चुअल में रियलिटी का पता चलता है कि जी एक्चुअल क्या है। तो फिर वो पता चलता है कि जी वो अल्लाह ताला ही हैं जो इस निज़ाम को चला रहे हैं। बेशक ऐसा ही है। बहुत इंस्पिरेशनल आप सबकी स्टोरीज थी। व्हाट अबाउट योर्स? मैंने आपको बताया ना कि मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि मुझे कोई ज़िंदगी में एक हादसा हुआ और जिसने मुझे चेंज या ट्रांसफॉर्म किया हो। बेसिकली जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ बढ़ते जाते हो, आपकी उम्र बढ़ती है, आप बड़े होते हो, तो आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि पहले की जो ज़िंदगी जिसमें हम वो सारे सवाल ढूंढ रहे होते हैं, वो आप जब पढ़ने लगते हो ना, जब इल्म की चाह में निकलते हो तो आपकी सारी मिस्ट्रीज खुद ही सॉल्व होने लगती हैं। तो लाजमी नहीं कि आप वेट करो कि कोई वाक़या हो मेरी ज़िंदगी में और मैं फिर ही बदलूं। अगर आपके अंदर ये खुद के अंदर जुस्तजू है कि आप अपने आप को बदलना चाहते हो तो वो आप एक पल में भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो जितना आप अल्लाह के करीब जाने की कोशिश करोगे, जिस ज़ात ने आपको बनाए, सख्तियाँ सब पे आती हैं और सख्तियाँ आती भी इसीलिए हैं ताकि आपको ये रिमाइंडर मिले कि आपने अपने आप को इस दुनिया में बहुत ज़्यादा ईज़ नहीं करना है। ये नफसानी ख्वाहिशात के पीछे आपने उस दुनिया को भूल जाना है, उस मकसद को, उस पर्पस को जिसके लिए आपको यहाँ पे भेजा गया है। सो ऑलवेज ट्राई टू कनेक्ट विद योर क्रिएटर। ये मेरा एक बहुत फेमस, मैं बोल सकती हूँ, मेरा सिग्नेचर स्टाइल बन गया है। मैं बोलती हूँ क्योंकि जिस ज़ात ने आपको इस दुनिया में भेजा है और जिस मकसद से भेजा है उस मकसद को कतई ना भूलें। बाकी दुनिया की जो भी चीज़ें उसको भी साथ साथ रख के चलें और हमेशा लोगों की मदद करें। बी काइंड एंड बी फॉरगिविंग। आई गेस यही आपका प्राइमरीली या सेकेंडरी कुछ भी है, लेकिन आपका पहला मकसद ये कि आप अपने अल्लाह को सर्व करें, फिर उसकी बनाई मखलूक को सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त सनम और बहुत खूबसूरत। मुझे ऐसा लगता है कि तमाम लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा सीखना चाहिए। वो ये है कि जिस तरह आप मतलब अपनी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकल चीज़ों पर ध्यान रखती हैं और फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं रखती और ना ये सोचती हैं कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। या वो कहती है अनम, ज़्यादातर ये खुद भी कह रही हूँ, जो मैंने भी नोट किया है, एक चीज़ अगर ख़राब हो गई या बुरा हो गया ना, कोई बात नहीं, मैंने आगे बढ़ना है। तो ये वाली जो चीज़ है वो बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि और मुझे लगता है कि तमाम लोगों में होनी चाहिए। आपने मायूस नहीं रहना है ज़िंदगी में, हमेशा याद रखें मायूसी कुफ्र है। तो थोड़ा सा जो है वो अब हम मूड भी चेंज करते हैं और आते हैं शादियों की तरफ। जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में ये बात जो है वो कही थी, वो ये थी कि बहुत ज़्यादा जो है वो जैसे ईद ख़त्म होती है उसके बाद शादियाँ होना शुरू हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? शादियाँ क्यों हो रही होती हैं इतनी जल्दी जल्दी तमाम लोगों की? ईद के बाद डबल ट्रीट। बिल्कुल, मतलब जैसे ईद ख़त्म हुई ना, मुझे तो लगता है ना खर्चे बचा रहे होते हैं। देखिए, शादी जो है वो तोहफा है। रमजान में जितनी मेहनत की अल्लाह ताला ने तोहफा दिया है ईद का, उसके बाद मुझे लगता है शादियां करो। मुझे लगता है यूनुस, जितना आप लोगों ने शादियों की बात की है ना, अल्लाह ताला जल्दी आप दोनों की सुन लेगा। आपकी कहीं मतलब आपकी पसंद की हो जाएगी, आपकी कहीं पसंद आपकी कहीं हो जाएगी। हाँ, ये मैंने क्लियर कर दी है कि भाई इनकी जो आपकी दिल की मुराद और आपकी दिल की मुराद जो है वो पूरी हो जाएगी। नहीं, बहुत शादियों की बात की है सीरियसली। नहीं, अगर दोनों की साथ में अगर हो गई तो नो ऐसा हो नहीं सकता। हम दोनों की बात कर रही हैं? नहीं, अच्छा मैं कमिटेड हूँ। इनकी 4-5 वैसे ही हो चुकी है शादी, तो सॉरी, लेकिन अगले जन्म में हमारे यहाँ दूसरा जन्म भी नहीं होता, वरना कभी अगले जन्म में हम सोच लेते हैं यूनुस और मैं, लेकिन इस जन्म में ये नामुमकिन है। तो मैं आती हूँ जी कि आखिर क्यों जो है वो बहुत ज्यादा लोग जो है वो छोटे छोटे बच्चे शादियाँ कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। हम समझ गए कहाँ शादियाँ जो है अच्छा शादियाँ जो है दुख है या मतलब खुशी हो रही है? दुखी होगा ना छोटे बच्चे।
क्या हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये बहुत पहले तो सबसे बड़ी बात है, हिम्मत की बात है कि मैं आज ये टॉपिक लेकर आई हूँ, आप समझ रहे हैं? मुझे पता था फॉर द वेरी फर्स्ट मुझे पता था कि इस टॉपिक पर जो है वो मुझे कैसे कैसे सवालों का सामना करना पड़ेगा, ये भी मुझे पता था। लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि आखिर रीजन क्या है कि बच्चे शादियां कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, अभी उनकी शादी की उम्र नहीं हुई। एक ना सना, एक बहुत ही फनी बात मुझे मेरी कजन ने बताई थी। मैंने उनके, ऑब्वियसली वो मुझसे ज्यादा बड़ी थी एज में, तो मैंने उनके सामने अपनी हंसी कंट्रोल की। मैं नहीं हंसना चाहती थी उनके सामने, लेकिन बात बहुत फनी और वैलिड की उन्होंने। वो अपने बारे में कह रही थी एक्चुअली, वो क्योंकि उनकी मंगनी को कोई 6-8 साल हो गए, शादी नहीं हो रही ना, मंगनी हुई है। उसके बाद आगे से कहती है कि ना अल्लाह जो है ना ये फाइल्स नीचे रख के भूल गए हमारी, और जिनकी ऊपर पड़ी हुई है उनकी किए जा रहा है। मैंने तो हंसी कंट्रोल की और यूं मुंह पे हाथ रखा और कमरे से निकल गई, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा वैसे दिमाग में आई कैसे ये बात कि अल्लाह फाइल्स नीचे रख के भूल गए, बस अब ऊपर जिनकी फाइल्स पड़ी हुई उन्हीं की हो रही है, ऊपर आ रही है, वहीं से जा रही है। नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा अलमिया है जो मुझे लगता है कि शादियां जो बहुत जल्दी हो रही हैं, बच्चों की हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए। मतलब शादी का एक वक्त है, नहीं होनी चाहिए। 14-14 साल के बच्चे शादी करें, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक का वक्त है। तो मैं यहाँ पर अपने इस टॉपिक को और सवाल को यहीं पे खत्म करना चाहूंगी, और वो बस ये आखिरी चीज कहूंगी कि हमारे माँ बाप की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है यहाँ पर, और जिम्मेदारी ये बनती है कि आप छोटी उम्र में जो बच्चों की तालीम हासिल करने में, और जो उनका एक आपको अपने फ्यूचर के हवाले से सोचना चाहिए या कैरियर के हवाले से सोचना चाहिए कि मुझे ये बनना है, उस दौरान जो है वो माँ बाप जो है वो बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज तो नहीं डाल रहा है जिसकी वजह से आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा जो है वो शादी की ख्वाहिशात जो है वो जगना शुरू हो गई, या बच्चे मीडिया से तो ये चीजें जो है वो सीख नहीं रहे। तो मेरे ख्याल से मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे जितने भी भाई हैं, बहनें हैं, आप लोग प्लीज जरा अपने बच्चों पर जो है वो ध्यान रखें, ये चीज गलत है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे शादियों के हवाले से, वो जनरली शादियों के हवाले से गुफ्तगू नहीं थी, लेकिन सना जो बात कर रही थी वो ये कह रही थी कि अंडर एज बच्चे जो हैं वो शादियां कर रहे हैं, आखिर इसकी क्या वजह है? वजूहात तो बहुत सारी हैं, हम हर जो रीज़न है उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे किसी प्रोग्राम में, लेकिन आज पर्टिकुलरली जो बहुत सारे रीजंस में से एक रीज़न है जो कि पेरेंटिंग का मामला है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पेरेंट्स के ठीक नज़र ना रखने से या मॉनिटर ना करने के हवाले से। जिस तरह हम बात करते हैं कुछ गेम्स की, पबजी या बहुत सारी और दीगर गेम्स है, उसके हवाले से बहुत सारी रिसर्चेस भी हुई, और रिसर्चेस के हवाले से ये बताया गया कि किस तरीके से जो खेलने वाला है उसको शख्स, उसके जहन पे कितने मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, ये तो क्लियर था। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सुसाइड की तरफ भी गए, बहुत सारे बच्चे इससे मुंतशिर हुए, बहुत सारे बच्चों की जो स्टडीज़ हैं वो ग्रेड्स बहुत गिरे। साथ ही साथ एक और भी अहम मसला हुआ, वो है बच्चों का कम्युनिकेशन का और कनेक्शन का, और फिर बच्चे एक दूसरे के साथ भाग गए, हमने ये भी देखा। तो ये सारे मामलात एक एप्लीकेशन से हो रहे हैं, और एप्लीकेशन का क्या है मामला? सिर्फ गेमिंग का मामला है, और पेरेंट्स ठीक से मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। एक बच्चा 6 से 8 घंटे लगा रहा है। हाल ही में एक केस हुआ जिसमें एक कराची की बच्ची, उसका हमने इंसिडेंट देखा कि वो अपने शहर से भागी, शादी की उसने, उसके पेरेंट्स से जब बात की गई तो उन्होंने यही कहा कि 6 से 7 घंटे ये गेम खेला करती थी, और पबजी पहले हमने छुड़वाया, उसके बाद दूसरी कोई गेम थी, मुझे उस गेम का नाम याद नहीं क्योंकि उससे हम फेमिलियर नहीं है इतना ज्यादा, और हमने उसका नाम नहीं सुना। इवन पेरेंट्स कह रहे थे कि उनको नहीं मालूम था कि वो ये गेम खेलती थी, क्योंकि इंटेलिजेंस जो सोर्सेज थे उससे मालूम हुआ कि किस तरीके से जो है ये सारा इंसिडेंट हुआ, और बेटी जो है ना सिर्फ मैसेज बल्कि कॉल भी करती थी। और बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं इस चीज़ को भूल जाते हैं, और वो नहीं जानते कि क्या हो सकता है उनके बच्चों के साथ, बच्चे किसी गलत राह पे जा सकते हैं या नहीं। तो सिर्फ ये गेमिंग का मामला नहीं है, पेरेंट्स को हर चीज़ को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। क्या बच्चे जो जितने घंटे उनको तालीम हासिल करनी चाहिए, मैं स्कूल के बाद की बात कर रही हूँ, क्या वो उतनी पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं? क्या वो फिजिकल एक्टिविटी में अपना वक्त सर्व कर रहे हैं या नहीं? क्या वो दीनी तालीम में अपना वक्त सर्व कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं बैलेंस रखनी होती हैं पेरेंट्स को। अगर बैलेंस नहीं रखेंगे पेरेंट्स तो बच्चा कुछ सीख नहीं सकता। और एक बहुत ही छोटी मिसाल हमारे बाबा देते थे कि जब हम सीड को लगाते हैं और जब सीड ग्रो करता है, तो अगर टेढ़ा दरख्त बड़ा हो रहा होता है तो वो पूरी जिंदगी जब बड़ा होता है और तनावर दरख्त बनता है तो भी वो टेढ़ा ही रहता है। इसीलिए आपको उस दरख्त को, अगर वो टेढ़ा होता है तो उसको उसी वक्त सीधा करना पड़ता है। तो बच्चे की मिसाल भी ऐसी होती है, अगर वो कहीं पर टेढ़ा हो रहा होता है तो आप उसको सीधा करें ताकि वो आगे जाके उसके लिए मसला ना हो। बिल्कुल, ये तो है। यस, ब्यूटीफुल।
ब्यूटीफुल। देखिए टेढ़ा है तो क्या हुआ, बच्चा मेरा है, ये तो पहली बात है। देखिए गेम्स का कसूर नहीं है, हमने भी गेम्स खेली हैं, हमने तो जाकर टोकन खेले हैं, अम्मी आती थी टपाक थप्पड़ मार के वहां से लेके जाते थे। हाँ। ठीक है, ये टोकन्स वाली गेम्स खेली हैं हमने। लेकिन हमारे बचपन में हमें कहाँ इंटरनेट मिलता था यूनस? अब सुन तो ले, इंटरनेट भी था। यही वाला वाकया मेरी अम्मी भाई के साथ भी करती थी। अब एक और था, अब तो याहू कंपनी बंद हो गई है, याहू चैट रूम्स थे, ठीक है, वॉइस कॉल्स थी, इतने जहर लगते थे वो। मुझे एक बार मैंने लाइफ में करके देखा था कि है क्या ये, इतना मुझे पैथेटिक लगा था। अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्वेंट स्कूल, माशाल्लाह स्कूल्स की तालीम का स्टैंडर्ड मुख्तलिफ होता है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब बता रहा था कि देखें ये हमारे टाइम पे भी था, कम था। जो अभी बच्चे शादियां कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड जो सिचुएशन, जो डेस्परेशन है सोसाइटी में। व्हेन आई ओपन माय फोन, मेरे पास 15 ऐप्स हैं जिसमें देयर इज अ गर्ल एड्स में, देयर गर्ल हु इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट अ बॉय। जितनी भी डेटाबेस है मेरा यूनुस खान का, वो एक लड़का है, इतनी उम्र का है, ये काम करता है, इतने पैसे, उस तरीके के एड्स मेरे पास आ रहे हैं। अभी जो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि वी आर सिटिंग, और मैं आपसे बोलूंगा कि सना मैं सोच रहा हूँ मुझे ना कोई पेट डॉग चाहिए, आपकी नजर में कोई है? एक दिन नहीं गुजरेगा मुझे और आपको मिल जाएगा, डॉग्स के ऐड आने लग जाएंगे। एग्जैक्टली वो आपके माइंड की जो थॉट्स है वो भी इसमें कैच हो रही होती है। माइंड के थॉट्स तो नहीं हो सकते, साउंड से वो होता है जो यूजुअली नहीं, ऐसे मैंने खुद देखा है मेरे साथ। कितने मैंने किसी से जिक्र ही नहीं किया, अगर मैं किसी चीज के बारे में सोच रही होती हूँ, ऑल ऑफ अ सडन वो मेरे पास अपीयर हो जाती है। अगर फॉर इंस्टेंस मैं किसी, तो मैं जिसके बारे में सोच रही हूँ वो क्यों नहीं मेरे पास ऐसे अचानक से, उसने आपको ब्लॉक किया हुआ है। देखिए वो हो भी सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट जो टेक्नोलॉजी की बात करो ना, अंटरनेस माइक्रोफोन और कैमरा। फॉर इंस्टेंस मैं यूनुस बात करें, अगर मैं किसी कोस्टा रिका के हवाले से सोच रही हूँ, ठीक है, तो ये कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे कोस्टा रिका जाने के लिए होते हैं ना जो आपके माइंड से निकलते हैं और वो ऑटोमेटिकली जो है वो फोन के अंदर कैप्चर होते हैं। ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ आ गई हूँ? होंगे बिल्कुल। आइंस्टाइन ने दूसरी दफा कबर से निकल के खुदकुशी की है। जल्दी से बात बता दूं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मकसद मेरा कहने का ये है कि देखें जो डेस्परेशन है सोसाइटी में, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द गेम्स, दैट इज बिकॉज ऑफ द एप्स। आप टीवी ऑन कर लें, आप टीवी पे क्या क्या दिख रहा है आपको, आप नेट ऑन कर लें, आपको क्या दिख रहा है। जो बच्चे हैं अगर वो शादी कर रहे हैं तो आई विल बी हैप्पी। ऐसा नहीं होता कि जो हमारी लड़की है, तो खिलाएगा कौन बच्चों को? लें पहले अलवीना, प्ले में बात कंप्लीट करने दें मुझे। मेरी शादी होती है, ठीक है, और मेरी जो लड़की, मेरी जो बेगम होंगी, वो 18-19 साल की फॉर एग्जाम्पल, तो उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं की या नहीं की भी है, तो कहते हैं ना मास्टर्स आपका शौहर करा लेगा, ग्रेजुएशन करा लेंगे। तब करवा सकता है शौहर ग्रेजुएशन मास्टर्स, तो इंटर भी करा सकता है, मैट्रिक भी करा सकता है। तो अब जो सोसाइटी है, मैं आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान में कल्चर आ गया मैरिजेस का। खिलाएगा क्या खुद इंटर पास? अल्लाह खिलाता है, औरत नसीब लेके जाती है। ये तो हमारा फेथ ही कमजोर है, क्या है रोटी कहाँ से आएगी? अल्लाह देगा। लेकिन अल्लाह ने ये नहीं बोला कि बैठो और सिर्फ बच्चे पैदा करो, हाथ पैर भी चलाओ। अल्लाह ने कहा मेहनत करो ना, चलाएगा नहीं। अभी हम माजूर थोड़ी अल्लाह ना करे, चलाएगा, हाथ पांव भी चलाएगा। जी यूनस देखिए, बात ये नहीं है, अभी हम इस्लाम को इसमें नहीं ला सकते कि इस्लाम में तो लड़कियों की एज जो है वो आपको जब लड़की बालिग होती है उसकी शादी करवानी चाहिए। लेकिन अभी तो हमें मुल्क के बारे में भी सोचना है ना, हर चीज के बारे में सोचना है। अभी हम इस्लाम को, मैं इसलिए कहती हूँ इस्लाम को अभी हटाकर हम अगर जनरल बात करें कि मुल्क के लिए क्या जरूरी है आपके, तो आप एक कौम बनकर सोचे ना कि जो बच्चे हैं उनका दिमाग मतलब अपने करियर पर नहीं लग रहा, अपनी तालीम पे नहीं लग रहा। तो जब उनका तालीम पर दिमाग ही नहीं लग रहा, जब ये नहीं सोच पा रहे कि बड़े होकर क्या बनना है, सिर्फ दूल्हा बनना है, ये वाला जो ख्वाब है वो हटाना जरूरी है ना। ये मतलब दूल्हा तो आपने बनना ही है वैसे ही, और दुल्हन भी आपने बनना है, लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ बनना है ना आपने। देखिए मैं तो एक चीज बताऊं आपको, आप चाहे जैसे भी हो ना, काली हो, मोटी हो, पतली हो, जैसी हो, अगर अल्लाह ने लिखी तो शादी तो हो जाएगी बेगम, आपकी हो जाएगी, कभी ना कभी होगी। इससे पहले कुछ बन जाओ, टीचर बन जाओ, ताकि बच्चों को कुछ खिला दो, बच्चों को अच्छी तालीम दे दो। इतने प्रो अर्ली मैरिज लग रहे हैं, तो फिर आपने क्यों पता नहीं क्यों नहीं की? आपने खुद ही तो बोला कि आई एम मैरिड थ्राइस। मैंने नहीं की, इन्होंने सना ने कहा। तो देखिए जो मैं नहीं कर पाया, जरूरी नहीं है कि मेरे वही तो ना मेरे बच्चे करेंगे, मेरे बच्चों के बच्चे करेंगे। मैं पेरेंट्स की देखिए कहने से पेरेंट्स की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड जो अर्ली मैरिजेस हैं, इट्स अ गुड थिंग फॉर द कंट्री इन द फ्यूचर। आई टेल यू व्हाई। चाइना में खत्म हो गई है जो यंग पॉपुलेशन है, 20% रह गई, हमारी अभी 70% है बिलो 30।
एंड ओवरऑल यूएस यूरोप में जो रेट है ना बच्चों का वो कम होता जा रहा है। ठीक है, उस पॉइंट पे आई गॉट योर पॉइंट। इन दोनों से भी पॉइंट लेना यूनुस, बस मैं एक ये बस एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करूंगी। जिस तरह चाइना की बात करते हैं, एक रेवोल्यूशनरी पीरियड आ रहा था, तो जो खाने पीने की अशिया थी उसकी किल्लत हो गई, और इतनी किल्लत हो गई कि लोग बड़ी तादाद में, मिलियंस में लोगों की अमवात होने लगी। उसके बाद चाइना ने अपनी पॉलिसीज को चेंज किया और उसमें वन चाइल्ड पॉलिसी भी शामिल हुई, और ये लगभग 30 साल से भी ज्यादा ये वन चाइल्ड पॉलिसी जो है वो कंटिन्यूड रही। और उसके बाद और भी बहुत सारी पॉलिसीज को इसके साथ इंटरकनेक्ट किया। तो आबादी जो है वो हमारे लिए या तो असासा होती है या खसारा होती है। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में तो सिर्फ और सिर्फ खसारा ही है। और दोबारा पेरेंटिंग के मामले के ऊपर आएंगे क्योंकि हमारा मौजू कहीं और निकल जाएगा। आबादी के ऊपर भी हम एक अलग से जरूर टॉपिक करेंगे। जी अनम, क्या कहेंगे पेरेंटिंग के ऊपर? पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए आपके मुताबिक? वैसे मैं जानती हूँ जितना थोड़ा बहुत, आप कहते हैं कि लीनिएंट होने चाहिए पेरेंट्स। बिल्कुल। देखें, नंबर वन जो हम इससे पीछे वाले ब्रेक्स में बात कर रहे थे, यूनुस ने जो हमसे पूछा था सुपर पावर्स के हवाले से, मैं भूल गई थी, लेकिन मैं ये भी करूंगी अगर मेरे पास इस चीज़ की अथॉरिटी आ जाए कि बच्चे सिर्फ दो होंगे, दो ही अच्छे, क्योंकि किसी का इस चीज़ पे इख्तियार नहीं है। और सीरियसली ये शायद लोग मेरी बात से, अभी मुझे यूनुस के भी कुछ आ रहे हैं अजीब से एक्सप्रेशंस, लेकिन देखें इस चीज़ पे हमारा इख्तियार नहीं है। ठीक है, माना ये बात, हर चीज़ में को देखने के दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, एक इस्लामिक और एक साइंटिफिक, और दोनों चीज़ों के एतबार से हमें अपने मसले को रख के देखना चाहिए और इसके आगे क्या मजीद कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो भी देखना चाहिए। लेकिन अगर इस पे हम ब्रेक नहीं लगा रहे तो एटलीस्ट कोई तो हो जो इस चीज़ को अंडर कंट्रोल रख सके, क्योंकि दुनिया जो है वो दुनिया में जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से दुनिया छोटी होती जा रही है। क्योंकि अनम, जिस तरह आप लोगों ने सबने एक चीज़ के ऊपर फोकस किया सिवाय यूनुस को हटा के, उर्शिया का तो अभी पॉइंट ऑफ व्यू सुना भी नहीं हमने, कि कंट्रोल, आप लोग पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करें। मैं इसको एंडोर्स नहीं कर रही क्योंकि मेरे भी शायद गुफ्तगू से लोगों को लगा होगा कि मैंने चाइल्ड कंट्रोल की बात की। मैं सिर्फ चाइल्ड मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ, यानी आप बच्चे पैदा करें लेकिन मैनेज करके करें। फॉर इंस्टेंस, आप ये ना करें कि हर साल एक नया बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है आप जरूर बच्चे पैदा करें, तो बात हम कहेंगे, लेकिन मैनेज करके करें अपने अखराजात को और अपनी चीजों को। एग्जैक्टली, मैं ये कह रही हूँ, अगेंस्ट नहीं है और ना हम हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोई नहीं है ये करने वाले। जब ये अल्लाह की तरफ से एक पूरा एक नेचुरल प्रोसेस है और अल्लाह ही जो है रिस्क देने वाला है। देखें क्यों बोला जाता है कि आप जो है अच्छे बड़े घर एक पढ़ी लिखी औरत को क्यों लाना चाहते हैं? अच्छे से पढ़ी लिखी होगी तो बेहतर मुस्तकबिल दे पाएगी, फैमिली को प्लान कर पाएगी। लोग हमेशा एक एक स्टेबल, एक सेंसिबल, एक मैच्योर खातून को अपने घर की बहू बनाना पसंद करते हैं ताकि बेहतर फ्यूचर दे सके अपने लॉज में आके। ठीक है अनम, बहुत ज्यादा हमने इसमें डिटेल गुफ्तगू की। टॉपिक तो हमारा कुछ और था लेकिन दूसरा भी इसमें इंटरवीन हो गया, अनफॉर्चुनेटली कहूँ या सिस्टम इसमें फॉर्चुनेटली कहूँ, जो भी आप समझना चाहें। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, अब हुआ है वक्त हमारे वॉइस नोट सेगमेंट का, जिसमें हम अपनी आवाम के साथ कनेक्ट होते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ उनकी तरफ से अगर कोई मैसेजेस होते हैं जिसको सिटीजन जर्नलिज्म कहते हैं तो हम इसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो आज सुनते हैं और देखते हैं कि सिटीजन जर्नलिज्म की तरफ से हमें आज क्या सुनने को मिलेगा। जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद है और मैं आपका शो गपशप बहुत शौक से देखता हूँ और मुझे आपका शो बेहद पसंद है और काफ़ी अलग अलग तरह के टॉपिक्स आप लाते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक टॉपिक जिस पे पहले भी आप लोगों ने एक बार बात की थी, तो मैं चाहता हूँ इस पे आप डिटेल्ड बात करें। मैं चाहता हूँ कि मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स ऑडियंस, के क्या वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ठीक से अदा कर रहे हैं, रादर देन वो चाहे वो एंटरटेनमेंट मीडिया हो, चाहे वो इंफोटेनमेंट का मीडिया हो, चाहे वो न्यूज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो जर्नलिज्म से रिलेटेड हो, किसी भी पेशे में जो भी मीडिया से मुंसलिक लोग हैं। तो पहले तो मेरा तो पॉइंट ये है कि वैसे तो अगर वो अपना काम अच्छे से करें तो वो ऑडियंस में बड़ी तब्दीली ला सकते हैं और मीडिया क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है ऑडियंस के लिए, तो ज़रा उसके बारे में बताइएगा। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। आपका मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और खुशी हुई हमें ये सुन के कि अवाम भी अब रियलाइज़ करना शुरू हो गई है कि मीडिया की पावर ये है कि वो माइंडसेट्स को चेंज कर सकती है, यानी एक रेवोल्यूशन के लिए एज अ टूल भी इस्तेमाल हो सकता है मीडिया। और ना सिर्फ इसको हम पॉजिटिव कामों में देख रहे हैं मीडिया को, बल्कि अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव कामों में भी हम मीडिया को बहुत ज़्यादा पेश देख रहे हैं और इसी वजह से सोसाइटी में बहुत सारी बुराइयाँ और तब्दीलियाँ भी आ रही हैं। अब
अब बीइंग अ पार्ट ऑफ मीडिया हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करें, क्योंकि ये एक ब्रेन या फिर माइंडसेट को चेंज करने का या तब्दील करने का एक आम टूल है। और हम ये देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी मीडिया नाकाम होता दिखाई दे रहा है इसमें, चाहे इंफरटेनमेंट हो या एंटरटेनमेंट हो। एंटरटेनमेंट में भी आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ तलाक की बातें या फिर औरत को वीक दिखाना या फिर मर्द को एक इविल कैरेक्टर दिखाना, ये सारी चीजें जो है ये यूजफुल चीजें नहीं है। एंटरटेनमेंट को भी हम अच्छे तरीके से केटर कर सकते हैं और अपने रियल जो सोसाइटी है उसको दिखा सकते हैं, रादर देन कि हम इस किस्म की चीजों के ऊपर फोकस करें। जब तक हम न्यूज की बात करते हैं जहां पर या जर्नलिज्म की बात करते हैं तो वो भी जो है बहुत ज्यादा बायस्ड हो गया, क्रिटिसिज्म की तरफ चला गया, उसको भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ रहे तो वो बेहतर होगा और स्टेट के पिलर्स को सर्व कर सकता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई वांट टू से देखिए कोई भी नेशन या कंट्री को चलाने के लिए ना पिलर्स होते हैं। उसमें ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, ठीक है, आर्मी आ जाती है, जुडिशरी सिस्टम आ जाता है। जो एक मीडिया है ना वो एक अनदर पिलर बन चुका है। इट्स सो इम्पोर्टेंट राइट नाउ इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन एवरी कंट्री। लेकिन वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू यू थिंक, मैं अपना पहले ओपिनियन बता दूं कि आई डोंट थिंक सो कि मीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो केटर कर रहा है सही तरीके से। जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है सच पहुंचाना फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द अवाम, ऑलराइट, बट वो नहीं कर रहे बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा जो मीडिया है वो फंडेड है। वही वाली बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके जो एजेंडाज हैं उस पर काम कर रहा है मीडिया। हमारी आवाम का, मैं आपको बस बता दूं कि अभी रिसेंटली बिफोर अराउंड ईद के टाइम पे इफ यू रिमेंबर के बहुत सारे जो मीडिया चैनल्स हैं उनको केबल में बंद कर दिया जस्ट बिकॉज वो प्रो गवर्नमेंट नहीं है जी। तो ये भी है ना कि आप मीडिया की वैसी जो अगर काम करना भी चाह रहा है तो उसको भी रोका जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बीवी और छोटी जो चैनल्स है बहुत सारे बाहर के, और जो लोमड़ी वाला चैनल है जी जी बिल्कुल, वो भी बायस्ड है जी बिल्कुल, नाम भी लोमड़ी वाला ही है। लेकिन यूनुस यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगी कि वो वेस्ट के एजेंडा को सर्व करें, वेस्टर्न एजेंडा है उनका, वो हमारी तरह अपने मुल्क के दुश्मन नहीं है एटलीस्ट। नहीं, वहां पे भी देखें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक जो है उसका भी एक होता है, वो कंपैरिजन नहीं है, कहीं ना कहीं बट दे स्टिल, बट आई वुड अगेन रिपीट, दे आर स्टिल फोकसिंग ऑन द वेस्टर्न एजेंडा, जो उनका एक लार्जर पर्सपेक्टिव या गोल है। हमारी तरह नहीं है कि अपने मुल्क को जो है खुद ही कमजोर करो, अपने मुल्क की दुश्मनी करो। अगर कोई धमाका करके बैठी हुई औरत, उसको भी मजलूम दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी बहुत बड़ा एक इशू है ना कि अगर सियासतदान खुद ही चैनल खरीद लेंगे तो फिर यहाँ पर इसी तरह की खबरें भी मिलेंगी और इसी तरह से जो है वो आपको ओवरऑल आवाम को जो दिखाना चाहते हैं सियासत दान वही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, मतलब बहुत सारे ऐसे, हम भी तो सच बोल रहे होते, मतलब हमारे ऊपर तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हमें जो है वो गलत बोलना है या हमें उस सियासी जमात के बारे में गलत बोलना है, या हमें जो है वो जैसे अलवीना ने कहा कि औरत को मजलूम दिखाना या औरत की तलाक, जो भी है औरत के ऊपर भी बहुत ज्यादा आपको पता है कि शोहरत हासिल करने के लिए औरत को जो है वो बनाया जाता है मजलूम। लेकिन जैसे हम काम कर रहे हैं, अगर आप प्ले के जितने ड्रामे हैं या जितने दीगर चैनल के मुताबिक अगर आप देखेंगे ना प्ले को, तो आपको एक अलग ही सोच नजर आएगी, बिल्कुल एक अलग ही चीज हम खुद प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जिस तरह हम कर रहे हैं इस तरह बहुत सारे लोग मजीद भी कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि लोग उन ही लोगों को देखना पसंद करते हैं जो इस तरह के एजेंडा पर खेल रहे हैं और हमेशा से एजेंडा कर करके अपने चैनल का नाम कर रहे होंगे। आप लोगों को क्लियरली मैसेज पहुंच चुका है, आप लोग समझ चुके मैं कौन से चैनल के बारे में बात कर रही हूं। नीले पीले चैनल्स जो हैं, बिल्कुल। अच्छा, मीडिया की बात की जाए ना तो ये लकीर का फकीर है, ठीक है, यानी कि वो हर चीज फेक है, मतलब आपको एक्चुअल चीज वो एंड में जाके पता चलेगी। पहले वो हर चीज आपको, अच्छा ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, मतलब अगर कोई भी स्टोरी हम उठा लें, अभी ये जो पिछले दिनों में एक बच्ची की हम लोगों ने देखी भी थी, तो देखे ना कि एक स्टोरी चली, फिर एंड कहाँ पर हुआ, ठीक है, हम लोग तो ये सोचते रहे कि बच्ची के साथ ज्यादती ना हो जाए या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, अभी एंड नहीं हुआ वैसे, आई नो, मगर देखे ना अभी तक जो मीडिया ने चीज हमें जो तस्वीर दिखाई है वो एंड ही है, ठीक है, मगर एक्चुअल में अभी जो चीज आएगी वो कुछ महीनों के बाद आ जाएगी। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जो मीडिया है ना वो लकीर का फकीर है और वो फेक चीज ही हमेशा पहले दिखाता है, फिर उसके बाद कहीं जाके उनको एक्चुअल में रिपोर्ट मिलती है, फिर वो प्रेजेंट करता है। I agree to all of your opinions, लेकिन my point here is कि जो सोशल मीडिया है वो क्या दिखा रहा है
वो वही चीज दिखा रहा है जो कि हमारे आज के एरा में हो रही है। अब इसको, इस क्वेश्चन को आई कैन कट इट डाउन टू 2 to 3 डिफरेंट सेक्टर्स। देखें, एक तो एंटरटेनमेंट हमारा हो गया, दूसरा ये जैसे आपने बात की फ्यू डेज अगो एक लड़की का किस्सा हुआ था, वो एक न्यूज़ वाला हो गया। माना सेंसेशन है, कभी कभी बहुत ज़्यादा खबर जो नहीं होती वो उसको बना के बढ़ा के चढ़ा के दिखाया जाता है, बट इन द एंड वो दिखा क्या रहे हैं, what we see is actually happening in the real life। या तो उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं या फिर कहानी को फिल्टर कर देते हैं जी। तो ये तो उनका काम है, इसी के तो पैसे हैं। देखें, हर जो है ना डिपार्टमेंट की एक कोई यूएसपी होती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो अगर मीडिया वाले ये ना करें, लेकिन मेरा एतराज़ एक चीज़ से है कि आप लोग कभी कभी जो बात नहीं होती वो मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, या तो उस बात को ऐसे समझा नहीं पाते लोगों के बीच, या उस चीज़ को इस चीज़ की पूरी ऑथेंटिसिटी से पहले इसको इतना तूल दे देते हैं कि लोग उसको यकीन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो वो एक किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देना, मिसगाइड करना, वो चीज़ गलत होती है। इन द एंड मैं अपनी बात को सम अप करूँगी ये कहकर कि जितने भी सोशल मीडिया वाले हो गए, या डिजिटल मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, या ब्रॉडकास्ट मीडिया हो गया, जो भी बात होती है प्लीज़ पहले उसकी अच्छे से तहकीक और छानबीन क्या करें, और फिर अपने देखने वालों को, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, न्यूमरस पीपल आर फॉलोइंग यू, और वो आप ही की बात पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। हमारी आवाम के पास इतना वक्त नहीं होता वो जा और वेरीफाई करे, तो नहीं ना, उनको पैसे मिल रहे हैं। आप जो भी अपने लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं प्लीज़ वो सही से दें। दिस इज आई गेस द ओनली थिंग यू कुड वर्क ऑन। बाकी ऑन द कॉन्ट्ररी हर चीज़ सही है। यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज तो भाई मजा ही आ गया। शादी शादी शादी, हर टॉपिक पे जो है वो बच्चों की बात हो रही थी, माँ बाप की बात हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब ये शादी का टॉपिक जो है वो कब खत्म होगा, जब दुनिया खत्म होगी। लेकिन इसके बाद हमने मीडिया के हवाले से भी बात किया। आई नो, मगर ये है कि शादी, मुझे लगता है कि आजकल के जितने भी बच्चे हैं वो मैच्योर हो चुके हैं। जितने भी टीनेजर्स बच्चे हैं वो शादियों में ज्यादा इंटरेस्टेड, मतलब आई मीन अपना इंटरेस्ट जो है वो दिखाते हैं कि जी हमें शादी करनी है, हमें नहीं पढ़ना। मतलब काफी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो मैट्रिक के बाद कहती हैं कि हमसे नहीं पढ़ा जा रहा, आप शादी करवा दें। ठीक है, लड़कों में भी यही है, फेल हो जाते हैं, बार फिर होंगे कि नहीं जी हमारी शादी करवा दें। तो ये चीजें हैं, दुकान पे बिठा देते हैं। और फिर उन लड़कियों को ऐसे लॉज मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि हमें कोई एतराज नहीं, हम इनको आगे पढ़ाना कंटिन्यू करेंगे। हाँ, सही बात है। और उनको जो है वो क्या कहते हैं कि जी उनके ससुराल वाले भी अच्छे मिल जाते हैं तो कॉपरेट कर लेते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए। खैर, मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ कि जी पाकिस्तान में ऐसा बहुत खूबसूरत विलेज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। शादी वाला विलेज? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यूनस। देखिए, मैं बात कर रही हूँ साफ सुथराई की और क्या कहते हैं कि जी चैरिटी की। मैं उसके हवाले से आज आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। गुजरात में लाहौरिया एक गाँव है। लाहौरिया लाहौर की बहन है। हाँ, गुजरात तो ऑलरेडी अच्छा खासा एस्टेब्लिश सिटी बन चुका है। जी। तो वहाँ के जो विलेज है वो इतना खूबसूरत है। वहाँ के जितने भी लोग रहने वाले हैं, लेट्स सपोज मेरा घर है, ठीक है, और मैं बाहर के मुल्क में हूँ और मेरी फैमिली भी बाहर के मुल्क है, और जो मेरा घर है वहाँ पर उसमें कब्जा कर लूं? नहीं, कब्जा नहीं करेंगे। मैं अपने घर को नहीं बना रही, मैं जितने भी दीगर वहां पर घर हैं मैं उनको भी सपोर्ट कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा। इस तरह के लोग वहां पर रहते हैं और वहां की कम्युनिटी जो है, हाँ, वहां की जो कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कहाँ से विलेज लेकर आ रही हैं आप? पहले वो आप प्लीज गूगल पे सर्च, हाँ आप प्लीज गूगल पे जरूर सर्च कीजिएगा, आपको जरूर ऐसी स्टोरीज जो है। लाहौरी विलेज ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई दोस्त जो है वो लाहौर से आया और मैं कह रही हूँ लाहौरी ये यहाँ की बिरयानी। लाहौरिया जी लाहौरिया है गुजरात में, और ये बहुत ही खूबसूरत विलेज है। सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो हर जगह हैं, चोरी चकारी नहीं है। रात के टाइम, दिन के टाइम लड़कियां आराम से आ जा सकती हैं। और यूनस, एक और मजे की आपको एक बात बताती हूँ मैं कि जब गांव की बात आती है, विलेज की बात आती है, तो आप जहन में ये आता है कि कच्चे मकान होंगे या कच्ची सड़कें होंगी। वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर हर चीज़ पक्की है। यानी कि एंड इनफैक्ट वहाँ के कब्रिस्तान भी जो है वो भी पक्के हैं, और बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो उनकी मेंटेनेंस के लिए लोगों को रखा गया है कि जी आप लोग जो हैं, जैसे कि वो कहते हैं ना कि दरख्त लगाने हैं या पौधे लगाने हैं आपको वहाँ पर, तो वहाँ की सारी देखभाल जो है वहाँ पर लोग कर रहे होते हैं। वाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बाहर हूँ, मेरा गांव है लाहौरिया,
और मैं बाहर हूँ तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसे और भी फैमिलीज हैं। एग्जैक्टली वहां पर बहुत सारे दीगर ऐसे घर हैं जो कि बाहर के मुल्क उनके बेटा रह रहा है या बाप रह रहा है या कोई भी उनका कोई फैमिली मेंबर रह रहा है, तो वो सब फैमिलीज जो हैं वो एक कम्युनिटी है और कम्युनिटी जो है वो पूरे गांव को जो है वो सपोर्ट करती है। एक ही फैमिली है। नो एक फैमिली नहीं है, मतलब डिफरेंट फैमिलीज यहाँ पे मेमन कम्युनिटी जो है, हम पाकिस्तान की ओवरऑल बात करें, वो बड़ी मतलब स्ट्रांग होती है। वो जहाँ पे भी रहते हैं वो अपने मेमन जो कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो चाहे लड़कियां अगर वो ज्यादा पढ़ना चाहती है, क्योंकि मेमनों में कॉन्सेप्ट नहीं होता पढ़ने का, वो मैट्रिक तक ही यूजुअली करता है। क्योंकि मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, नो आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी ऑफ द मेमन्स बिकॉज आई नो देम, मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि वो अपने बिजनेस कर रहे होते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ जो है इसमें एलीट्स भी हैं जो बहुत बड़े बिजनेस कम्युनिटी के नाम है पाकिस्तान में, और लड़कियां जो इनमें पढ़ना चाहती हैं, तो मेमन कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं और जो बड़े अमीर लोग हैं या हाई प्रोफाइल के लोग हैं, वो उन्हीं लड़कियों की पूरी तालीम को स्पॉन्सर करते हैं। और मैं बहुत हैरान हूँ ये देख के कि वो इवन बाहर भी उनकी तालीम को स्पॉन्सर करने के लिए राजी होते थे, और बाहर चाहे वो यूरोप जाना चाहें, चाहे वो किसी एशियन कंट्री में पढ़ना चाहें, तो वो सब स्पॉन्सर कर रहे होते हैं उनको। Can I ask you one question quickly? Yes, I know Memons a lot. Is it true कि कुछ Memons ऐसे भी होते हैं कि आप उनकी बेटी से शादी करते हैं तो वो आपको घर भी देते हैं? हाँ, exactly, ये भी होता है। ये भी एक उनमें कास्ट होती है। Do you have any contact? my brother's friend we'll talk off that, yeah. बिल्कुल। तो एक और जिस तरह उर्शिया, सॉरी आपके मौजू में आपका वक्त ले रही हूं, जिस तरह आपने कम्युनिटी सिस्टम का बताया, तो ये शायद हम पहली मर्तबा जान रहे हैं कि ये एक और कम्युनिटी है जो इस तरह है। फिर और भी हैं, और क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, मतलब हर जो है वो जात के लोग वहां पर रह रहे हैं। बट आपको जो है वो उस गाँव को, उस जगह को जो है वो खूबसूरत बनाना है। एक कम्युनिटी कह सकते हैं कि मतलब वो अपने चाहते हैं कि ये हमारे कोई भी, जैसे लेट्स सपोज मेरा तो बहुत दिल है कि मैं जरूर वहां पर विजिट करूंगी कभी भी लाइफ में। हाँ, और वहां पर जो है आप जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा वार्म वेलकम करते हैं और आपको रहने की जगह देते हैं। आपने जितने दिन भी आपको रहना है, वहां की सौगात, यहाँ एग्जैक्टली वहां की जो सौगात है, जैसे कि खाना पीना, रहना, घुमाना, आपको पूरे जो गाँव में जो है वो आपको लेकर घुमाते हैं। तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात, चलो लाहौरिया, चलो लड़कियों, मैं तो कहती हूँ कि आप जो है ना वो 10 ऐसे ना जितने भी गाँव है ना उनके नाम लिखें, और जैसे ही हमें छुट्टी मिलेगी ना यहाँ इस शो के बाद, मतलब जैसे ही शो हमारा, कभी तो मिलेगी छुट्टी 10 दिनों की, तो हम जो है वो बाहर जाएंगे। मतलब ये पूरा पाकिस्तान में जितने भी हमारे पाकिस्तान में इस तरह के गांव हैं, वहां पर जाके जो है वो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एनीथिंग एल्स और भी कुछ करना मैम आप वो भी बता दें। नहीं मैं कह रही हूँ बस आप ना बस नाम लिखना शुरू कर दें। अच्छा, मैं आपसे लूंगी, मैंने जाना है। जी। लाहौरिया जैसे प्लूरल फॉर्म हो गया, नून गन्ना वाला लाहौरिया। मतलब वैसे ही उर्शिया पूरा पाकिस्तान जो है हमारा इतना माशाल्लाह से ब्यूटीफुल है, और बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बीचेस हैं, नेचर के करीब अगर आप जाएं। लेकिन हम जो है अभी अपना ही मुल्क सही से हमने डिस्कवर नहीं किया। हमें बाहर के जो होते हैं हमारी बकट बाहर चले जाते हैं, लेकिन इस बार छुट्टी में मैं पाकिस्तान में कहीं जाऊंगी। मेरा भी यही इरादा है, क्योंकि अब तक जितना भी हमारा वेकेशंस आती हैं तो हम बाहर के प्लान कर रहे होते हैं ट्रिप। लेकिन इस दफा क्योंकि उर्शिया इस बार बड़ी ईद पे जरूर चलेंगे इंशाल्लाह। और जैसे उर्शिया ने अपने प्रीवियस एक शो में बताया था, वो और मैं ये वाला एरिया जरूर जो है दोनों हम जाएंगे और हम उसका मजा और लुत्फ अंदोज होंगे। आखिर किसके लिए, जब अपने लोग यहाँ का फायदा नहीं उठाएंगे। और यहाँ पे बाकायदा हम आके बताएंगे लोगों को कि भाई देखें, हम वहाँ के लोगों से हमें सीखना चाहिए। हमारे पास हर आसाइश है, लेकिन हम नहीं करे, जस्ट बीइंग एन आलसी पर्सन के वो करे आज करे सो कल करे सो आज। लेकिन हम कभी भी वो अज़म उठा ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम उठाना नहीं चाहते, हमें किसी बहाने, हम खुद बहाने बना रहे हैं। सो प्लीज स्टॉप मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस, और एटलीस्ट अकेले पर्सन होकर इनिशिएटिव उठा लें। बिल्कुल अनम, आपने बहुत अच्छी बात की है। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि वहाँ पर एक चैरिटी भी सिस्टम है, बच्चों की एजुकेशन पे भी काम किया जाता है, लड़कियों को लड़कों को जो है वो हुनरमंद बना रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, वहाँ के जो लोग हैं वो खुद कचरा जो है वो खुद उठा रहे होते हैं, अगर कोई कचरे वाला नहीं आया। फिर वहाँ की एम्बुलेंस है, मतलब हर चीज़ जो है वो उन्होंने गाँव में फैसिलिटेट, इम्पोर्टेंट नहीं है कहाँ फेंकने ये पता है। यूनुस देखिए, अगर मैं अपने एरिया में रह रही हूँ और मैंने एक ग्रुप बना लिया है और मैं बोलूंगी कि ये ग्रुप में आज इसने ये काम करना है, आज इसने ये काम करना, तो वो पूरा काम करके आएगा। लेकिन डंप कहाँ करना है, ये जरा हमें भी किसी के भी घर के बाहर कर दो, कहीं ना कहीं तो हो रहा होगा डेफिनेटली। वो इतना साफ और खूबसूरत है, तो जरूर आप लोग जरूर जाइएगा। इसीलिए ये मेरे लाने का ये मकसद भी यही था, ये टॉपिक, कि आप लोग जरूर जब भी छुट्टियां हो तो जरूर वहां पर जाकर विजिट कीजिएगा, क्योंकि हम लोग पे खुद पे डिपेंड करता है। अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। डिड यू नो, जो टाइगर्स हैं वो बड़े वेंचफुल एनिमल्स हैं, वो कभी नहीं भूलते। उनको पता है कि किसी ने मुझे ठुड्डा मारा था, मैं बदला लूंगा। वो थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन वो बदला जरूर लेंगे। तो बी अ टाइगर। आई एम पासिंग द बॉल टू अलवीना। मेरा फैक्ट बारबी डॉल के हवाले से है। बारबी का फुल नेम था बारबरा रॉबर्ट्स, और ये 9 मार्च 1959 को सबसे पहली मर्तबा न्यूयॉर्क में इसका टॉय जो है वो डिस्प्ले हुआ था टॉय फेयर में। Was it a real person? नहीं, एक्चुअली जो टॉय है उसका जो सबसे पहला जो ये कैरेक्टर जो किसी फेयर में सामने आया वो 1959 में आया था, और उसका कंप्लीट नेम जिस तरह I am a Barbie girl in this world, whatever. So I'm passing the ball to Anam. Thank you, Alvina ji. Okay, so my fact is कि according to the scientific research, अगर कॉकरोच आपके दूध में गिर जाता है तो वो एक रॉ मिल्क से ज्यादा न्यूट्रिशियस मिल्क बन जाता है। जैसे कि हाँ, एक बीमारी आई गेस टीबी, उसमें कॉकरोचेस का सूप जो है पिलाया जाता है, ऐसा ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज मैं बचपन से नहीं कर रहे होंगे। हाँ, मे भी हो सकता है, बिकॉज इस तरह की क्या कहना चाहिए, वाहियात सारी रिसर्च वही लोग करते हैं। प्लीज पास द कॉकरोच। नहीं करूंगी, मैं बॉल करूंगी। सना को वैसे ही बहुत डरती है। थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो बहुत अच्छा है मेरी तरफ से। जी, और माशाल्लाह, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। क्या है बात? फैक्ट कहता है कि अगर इस दुनिया के अंदर सिर्फ जो है वो चांद की रोशनी हो और कोई भी इमारत ना हो, कुछ ना हो, तो इंसान की आंख जो है वो 200 किलोमीटर की दूरी में अगर कोई एक मोमबत्ती भी रखी है ना, वो भी देख सकती है। वाह वाह वाह, we have that power. Please pass the ball. अर्शिया। थैंक यू। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि इंसान की जो हड्डियां हैं ना वो पाँव के अंदर है बहुत ज्यादा, मतलब 25% जो है वो पाँव में है, आपके हड्डियां जो है। अच्छा, प्लीज पास। और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पता है आपको। अगर हाँ एग्जैक्टली, अगर इनफैक्ट अगर पाँव में कोई फ्रैक्चर भी हो जाता है ना, तो आप पूरी बॉडी का जो वेट होता है ना वो वहां पर जाता है, तो वो आप यानी कि एक्टिव नहीं रहते, बैलेंस नहीं रहता। प्लीज पास सम बोन्स टू यू। ऑलराइट। ये तस्वीर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं आप लोग। अगर अर्थ अपने जो ऑक्सीजन है 2-3 सेकंड के लिए लूज कर जाए, ऑफ हो जाए, तो जो इमारतें हैं वो हवा में उड़ेंगी। Yes, yes. I am passing the supercalifragilisticexpialidocious ball to Sana. थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो कहता है कि जो लड़कियां हैं वो जब भी मतलब मेकअप करती हैं या आप कह दें कि मस्कारा लगाती है, तो फैक्ट कहता है, मैं नहीं कह रही, तो उनका जो मुंह है वो ऐसे होता है। लेकिन फैक्ट ये भी है कि कुछ लड़कियां मेकअप जो है वो करते वक्त मस्कारा जब लगाती है तो ऐसे लगाती है। नहीं, नहीं फैक्ट है यूनस, मैंने आज ही अपनी आंखों से देखा है। पहला वाला सही कर जाए आप सना। कंसंट्रेशन तो करता है ना इंसान, तो उसका मुंह वैसे ही खुल जाता है। लेकिन कुछ लोग जो है वो यूं भी लगाते हैं मस्कारा। अच्छा, फैक्ट है। You beauty. Please pass the ball. ठीक है, ये मेरी तरफ ही कर दे पास। अब जो आज अपने फैक्ट बताया है शानदार। मेरा फैक्ट जो है वो सबसे दुनिया के टॉलेस्ट मैन के रिकॉर्ड के हवाले से है। द टॉलेस्ट मैन एवर रिकॉर्डेड वाज अमेरिकन जायंट रॉबर्ट, और ये जो उनका रिकॉर्ड किया गया था 1918 टू 1940 में, ये सबसे पहले टॉलेस्ट मैन थे, और ये 8 फीट 11 इंचेस इनकी हाइट थी। और ये जरा ऑब्वियसली ये इनको डिक्लेयर किया गया था कि एक एबनॉर्मल ग्लैंड्स की वजह से इनकी हाइट जो है वो इतनी ज्यादा टॉल है। आई एम पासिंग द बॉल टू अनम। Okay, thank you. So my fact is कि Kitsault is a ghost town in British Columbia, Canada में है, where lights are still on but no one's at the home. मतलब कि ये जो घोस्ट टाउन है ब्रिटिश कोलंबिया में, इसके घरों की हर वक्त लाइट्स तो ऑन रहती हैं, लेकिन वहाँ उस जहाँ पे कोई आबादी या कोई बंदा ना बंदे की जात ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं या पाई नहीं दी जाती वहाँ पे। बिजली का बिल कौन भर रहा है? पता नहीं, वो सी भर रही होंगी। हाँ, बिजली कट क्यों नहीं रही है? स्मार्ट, ये पाकिस्तान होता तो पहले महीने कट जाता। अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। यस, प्लीज पास द मिस्ट्री टू उर्शिया। थैंक यू। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि 20 मिनट तक अगर आप धूप में खड़े रहेंगे तो आधी लीटर जो पानी की बोतल है वो भर सकती है, मतलब पसीने से। अच्छा, 12 बजे वाली धूप पे, मतलब 20 मिनट तक आपको किसी भी धूप में खड़े होना, तो आप ये कीजिएगा। मुझे लगता है कराची की अगर बात करूं तो पूरी बात भर जाएगी। 10 मिनट हार्डली। हाँ जी। दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म हो गया, सस्ते रिडल का टाइम शुरू हो गया।
Somebody wants to ask the riddle? Me, as always. All right. Okay, so I'm gonna ask the riddle to all of you. The letter, what is the capital in France? F. ये मैंने लेटर बोल दिया इसलिए आप लोगों ने पकड़ लिया. Sorry. Yes. नहीं. I won. Please pass me the hamper. मेरे को बाइक चाहिए फाद भाई बाइक चाहिए. अच्छा एक मिनट. The more you take, the more you leave behind. What are they? The more you take, the more you leave behind. Time. सांस. Breathe. Sorry, footsteps. Okay. सांस भी. Now I want. मैं कोई उम्र सोच रही थी. एज भी हो सकता है. जितना आगे जाते हैं उतना पीछे. सांस भी हो सकता है. कोई भी एक पकड़ लो ना. हाँ जी. खत्म. ठीक है. आप लोगों से रिडल पूछ रहा हूँ. जी. 70 to 75% पानी है पूरी दुनिया में. जी. लेकिन 99% लोग किस चीज में डूबना चाहते हैं? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए. सस्ती रिडल का भी टाइम खत्म होता है, पोइट्री का टाइम शुरू होता है. A beautiful poetry by a beautiful host. Yes, Salvina Agha. Thank you, यूनुस. आज मैं अल्लामा इकबाल को पढ़ना चाहूंगी. बिल्कुल. प्लीज. मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वुस्फ पैदा कर. वाह. जहां से इश्क चाहता है वहां तक नाम पैदा कर. वाह. अगर सच्चा है मेरे इश्क में तो ए बनी आदम. वाह. निगाहे इश्क पैदा कर, हुस्ने ज़र्फ पैदा कर. वाह. मैं तुझको तुझसे ज्यादा और सबसे ज्यादा चाहता हूँ. वाह. मगर शर्त ये है कि अपने अंदर मेरी जुस्तजू तो पैदा कर. वाह. बेहतरीन. वाह. अगर ना बदलूं तेरे खातिर हर चीज को तो कहना. वाह. तू अपने आप में पहले अंदाज़े वफा तो पैदा कर. क्या बात. ब्यूटीफुल. थैंक यू. बहुत वेरी नाइस. माशाल्लाह. थैंक यू. और आप सबको भी अच्छी लगी शायरी. और क्यों ना अच्छी लगती, क्योंकि इकबाल साहब की शायरी थी और उनकी हमेशा से पोइट्री में बहुत ज्यादा मैसेजेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैसेजेस होते हैं डिवाइन कनेक्शन के साथ, कि किस तरीके से मोटिवेशन ज्यादा होता है. एग्जैक्टली. और ये जो मैं उनकी पोइट्री को अब मजीद पढ़ती जा रही हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनकी पोइट्री में देखा जा सकता है अल्लाह के साथ. रेवोल्यूशनरी. बिल्कुल, डेफिनेटली रेवोल्यूशनरी के साथ साथ वो जो एक मीनिंगफुल मैसेजेस या डिवाइन कनेक्शन के साथ जो एक कनेक्टिविटी है, दैट्स आल्सो अमेजिंग. आज के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर हमने अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू की. अगले प्रोग्राम में और मजीद इंटरेस्टिंग मौज़ूआत के साथ हम पेश होंगे और आप सबसे गुफ्तगू करेंगे जिसमें फन एलिमेंट भी होगा, इंफॉर्मेशन भी होगी. आज के लिए हम सब की तरफ से इतना ही. अल्लाह हाफिज. गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज. टेक केयर पीप्स.